अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सरसब्ज़ पाकिस्तान के साथ मुल्तान स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखार हसन। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के आम की और एक्सपोर्ट के हवाले से कि पाकिस्तान के आम की टोटल प्रोडक्शन कितनी है और कितनी हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान दुनिया में किस नंबर पे खड़ा है, एक्सपोर्ट के हवाले से भी और प्रोडक्शन के हवाले से भी, और हुकूमती इक़दामात किस कदर हैं जिससे हमारे जो बागबान हैं वो किस कदर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और जो हमारे एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है या मैंगो रिसर्च है ये हमारे काश्तकार भाइयों के लिए क्या इक़दामात कर रहे हैं। इसी पर तफसीलन गुफ्तगू को होगी। आज के जो मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारफ़ करवा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ़ार साहब, आप डायरेक्टर हैं मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब मेजर तारिक खान साहब, आप बागबान भी हैं और एक्सपोर्टर भी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर मुबशर मेहदी साहब, आप एग्री बिजनेस एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि टोटल प्रोडक्शन है कितनी, किस कदर इजाफा हुआ है, क्या हालात हैं? जी बहुत शुक्रिया। इस साल आम की जो भी हमारी 8-10 अच्छी किस्में हैं, इनमें से कोई किस्म ऐसी नहीं है मैंगो की जिसकी पैदावार अच्छी ना हो। माशाल्लाह अगेती अक़साम से लेके पछेती अक़साम तक तमाम वैरायटीज़ में बहुत अच्छा फल है और इस साल जो है वो पैदावार बहुत अच्छी है। मैं ये देख रहा हूँ कि लास्ट ईयर पैदावार में कुछ प्रॉब्लम थे, पैदावार कम थी, लेकिन उससे पहले 18 और 19 में आम की पैदावार भी अच्छी थी। लेकिन इस साल की जो पैदावार है ये पिछले 10-12 साल की एवर हाईएस्ट फिगर है इस साल की। तो आप समझते हैं कि 10 साल की ये रिकॉर्ड पैदावार है? जी, ये 10 साल की नहीं बल्कि ये आम की जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की उसमें सबसे ज़्यादा पैदावार जो है आम की वो इस साल की है। अच्छा, इसका मतलब है कि किसान को तो फिर इस दफ़ा बड़ा फ़ायदा होगा, जिस तरह गंदम के किसान को फ़ायदा हुआ है या मकई चावल की बात हम करें, गन्ने के देखें, कपास के अलावा तमाम जो फसलें हैं उसमें किसान ने फ़ायदा हासिल किया है, तो इस दफ़ा आम की भी आप समझते हैं कि किसान को काफ़ी फ़ायदा होगा? नहीं, इसमें कोई शक नहीं। जब पैदावार ज़्यादा होती है तो फिर किसान को इसमें फ़ायदा ज़्यादा होता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ना टेक्निकल इश्यूज़ भी हैं। जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो मार्केट है वो 1100-1200 हज़ार टन की मार्केट है। ठीक है। इससे ज़्यादा अगर इस मार्केट में आम जाता है तो फिर इसमें मार्केटें बैठना शुरू हो जाती हैं, रेट कम होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर इनकी आम की वैल्यू कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। इस दफ़ा आप क्या समझते हैं कितनी प्रोडक्शन है टोटल? इस दफ़ा 1800 से ज़्यादा है, 1800,000 टन से पाकिस्तान की पैदावार इस दफ़ा ज़्यादा है। तो फिर इस दफ़ा मार्केट का जो है आप बता रहे हैं रेट्स के हवाले से, तो रेट ठीक रहेगा? जी, मैं यही चीज़ें असल में ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आम की जो हमारी मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है, इसका जो वॉल्यूम है वो 900 से 1200,000 टन इसका वॉल्यूम है। इससे ज़्यादा पैदावार इस मार्केट में जाएगी तो मार्केट में कीमतें कम हो जाएंगी। ठीक है। इससे कम हो जाएगी तो फिर मार्केट में रेट बेहतर हो जाएंगे। लेकिन चूंकि हमारी पैदावार जो है वो इस साल 1800,000 टन के करीब है, तो इसमें ये तो काफी फर्क है। आप बता रहे हैं इस दफा तो काफी ज्यादा प्रोडक्शन हुई, काफी ज्यादा प्रोडक्शन है। इसमें जब तक एक्सपोर्टेबल क्वालिटी, कितने परसेंट प्रोडक्शन ज्यादा है पिछले सालों से? ये 30% के करीब 30% ज्यादा प्लस है इस साल पैदावार। लेकिन इसमें यह है कि जब तक कमज़ोर आम जो है, जो पुअर क्वालिटी का, कमज़ोर क्वालिटी का सी और डी ग्रेड आम है, ये पल्प सेक्टर को नहीं जाता, और एक्सपोर्टेबल जो कमोडिटी है, जो अच्छी क्वालिटी है, वो सारी की सारी एक्सपोर्ट में नहीं जाती, उस वक्त तक हमारी मार्केट स्टेबल नहीं होती। इस साल अल्लाह का शुक्र है कि जो पल्प इंडस्ट्री है वो भी आम को सही एब्जॉर्ब कर रही है, और जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो भी अपने पूरे फ्लो में है, और इसमें बहुत सारी वैरायटीज़, सिंदड़ी ने बड़ा अच्छा रेट लिया है, सफ़ेद चौंसा रहीम यार खां में बड़ा अच्छा रेट ले रहा है, इधर भी मुनासिब रेट है। तो इस साल रेट भी ठीक हैं एक्सपोर्टेबल वैरायटीज़ के, लेकिन जो लोकल वैरायटीज़ हैं उनके रेट इतने अच्छे नहीं हैं, और इसमें चौंसा समर बेश ख़ास तौर पे इस साल इसका रेट कमज़ोर है। बाकी तमाम अक़साम के चूँकि वो एक्सपोर्ट होती हैं, जो बड़ी किस्में हैं जिनमें सिंदड़ी और सफ़ेद चौंसा है, तो इनके रेट भी अच्छे हैं माशाल्लाह। मेजर साहब, आप बागबान हैं, मैंगो एक्सपोर्टर भी हैं, आप इस साल कैसे देख रहे हैं? एक्सपोर्ट आपकी बढ़ी है, कम हुई है? आप क्या समझते हैं कौन कौन से मसाइल का आपको सामना है जो अगर हर्डल हटा दी जाए तो आपकी एक्सपोर्ट मज़ीद बढ़ सकती है? हमारी प्रोडक्शन एक्सेलेंट है और डॉक्टर साहब ने उसका जिक्र भी किया है, 100,000 टन से एक्सीड कर रही है। प्रोडक्शन का अच्छा होना काश्तकार के लिए जहाँ खुशी का बायस है, वहाँ पे उसमें चौंसा समर बहिश जो है उसके रास्ते भी बंद हैं।
उसके रास्ते इस तरह से बंद है, ओपन टॉप कंटेनर्स पे ये दुबई और मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स में जाता था। ओपन टॉप पे दुबई, वहाँ पे एमरेट्स और बाकी लोगों ने इस पे पाबंदी आयद की कि ओपन टॉप सी कंटेनर पे ये ना आए। तो ये रेफ्रिजरेटेड कंटेनर में ट्रैवल नहीं कर सकता, इसको कलरेशन का इशू है, ये कलर नहीं पकड़ता अगर ये 12 डिग्री 8 डिग्री पे ठंडा हो जाता है। तो ये हमारे जो ओपन टॉप कंटेनर की मूवमेंट कर्टेल हुई है, इस वजह से ये पैदावार ज़्यादा है, उसका गलत है, मार्केटिंग नहीं हो रही, नहीं वो उसको नुकसान हो रहा है। मगर ओवरऑल ये मैं क्रेडिट दूंगा आपकी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को, उनके डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन और जो झेली इदारे हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करके इस वक्त जो मेरे पास 4 दिन पुराने ईद तक के फिगर हैं, उसमें 84,000 टन मैंगो एक्सपोर्ट हो चुका है, जो कि पिछले साल की निस्बत 21,000 टन ज्यादा है। 2020 टोटल आपने पिछले साल कितने एक्सपोर्ट किए पाकिस्तान की टोटल? 1,41,000 टन एक्सपोर्ट हुई थी, 1,50,000 टन इस साल का टारगेट है, एंड आई कैन फोर्सी 1,60,000 को क्रॉस कर रहे हैं। ये थम्स अप सिचुएशन जा रही है। इसमें आपका क्रेडिट आपके मिनिस्टर साहबान को, उनके इदारों को, प्रेजेंट गवर्नमेंट को जाता है। आप समझते हैं कि इन्होंने प्लानिंग ठीक की है, एक्सपोर्ट क्यों बढ़ रही है, वजह क्या है? प्लानिंग तो प्राइवेट सेक्टर कर रहा होता है, उसने क्या करना है। गवर्नमेंट के इदारे तो हमें सिर्फ मदद फराहम कर सकते हैं। नहीं, बात टाइम ये भी है ना, गवर्नमेंट के इदारे अगर आपकी मदद ना करें तो आप एक्सपोर्ट कर नहीं पाते। मैंने तो आपको बताया, इनका डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन जो है वो रेगुलेट करता है एक्सपोर्ट को, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें टेक्निकल टीम बहुत अच्छी आ गई है, ऊपर के जो डायरेक्टर साहबान है, आप मेरे साहब क्योंकि बागबान हैं और मैंगो ग्रोथ के आप रहनुमा भी हैं, तो आप समझते हैं कि इस दफ़ा आप मुतमिन हैं, आप काफ़ी खुश नज़र आते हैं कि आपकी प्रोडक्शन भी ठीक हुई है और एक्सपोर्ट भी आपकी बढ़ रही है? एक्सपोर्ट हमारी ओवरऑल बढ़ रही है। इसमें कुछ मदाखिल में मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि आपका इसमें जो आपका एयर फ्रेट है, हवाई जहाज़ के किराए हैं, वो पिछले 2 साल से कोविड के दौरान तकरीबन 300 गुना बढ़े हुए हैं। जो हमारा यूरोप का किराया एयर फ्रेट जिसे हम बोलते हैं, वो 170-160 रुपए हुआ करता था, आज 540 और 550 पर केजी पे टच कर रहा है। नहीं, ये तो इंटरनेशनली होगा, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए है? नहीं, इंटरनेशनली होगा, मगर हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, उसके अंदर को हमारा और उसका जो रिलेशन टू डॉलर एंड रुपी है, वो भी सेम रुपी करेंसी पे जाते हैं। वहाँ की जो एडवोकेसी है या गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है, आपका एक इदारा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपकी PIA फ्लाई करती है बहुत मिनिमम डेस्टिनेशंस पे, और यूरोप को फ्लाई नहीं कर रही। तो आपसे अगर कतर, इत्तेहाद और एमरेट्स यहाँ से उड़ रही है, तो आपका इदारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शुड एक्सरसाइज देयर पास, और इनसे पूछे यार ये किराए इतने क्यों बढ़ाए हैं, इसको रैशनलाइज करो। आप हमारे मुल्क से डेस्टिनेशन ले जा रहे हैं, हमारे मुल्क ओरिजिन से जा रहे हैं, मगर ये कोई पूछने की बात है? इस पे आप समझते हैं कि हुकूमत अगर इकदाम करे तो बेहतरी आ सकती है? जी बिल्कुल, हुकूमत को 2 इकदाम करने चाहिए फ़ौरन से पहले। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदीया, बाकी जो हमारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, फ़ौरन ऑफिस को चाहिए कि टेकअप करें कि फॉर द सीज़न आप हमारे ओपन टॉप कंटेनर्स अलाउ करें, मे भी आगे निगोशिएट करें नेक्स्ट कमिंग। ताकि हमारी ये जो चौसा है वैरायटी आप कहते हैं जी समर बेस्ट, हाँ, ये भी बाहर जा सके, आप समझते हैं? हाँ, बाहर जा सके। इसका टाइम निकल गया, इसके 10-15 दिन रह गए। उसमें अर्जेंट नीड पे अगर कोई बात कर सकता है तो वो फॉरेन ऑफिस है। दूसरा, आपके अगर हवाई जहाज़ों के किराए ज़्यादा है, एयर फ्रेट, चले इस दफ़ा अगर इकदाम करें तो अगले साल के लिए बेहतरी हो, ताकि अगले साल भी इसी तरह नुकसान ना हो जाए ना। डॉक्टर मुबशर साहब, आप एग्री बिजनेस एक्सपर्ट हैं, आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरह मेजर साहब ने ये मसाइल बताया कि ये हुकूमत को फौरी तौर पर इकदाम करने चाहिए, और इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि मैंगो की मार्केटिंग कैसे बेहतरी आ सकती है इसमें? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि इस बार बम्पर क्रॉप है, और जब बम्पर क्रॉप होती है तो सबसे बड़ा फार्मर्स के लिए जो मसला होता है वो मार्केटिंग का होता है, जो मेजर साहब बता रहे हैं। हाँ जी, जब ज़्यादा हो जाए तो भी किसान परेशान है। बिल्कुल, ठीक है। तो मार्केटिंग सबसे बड़ा इशू होता है। देखिए, मार्केटिंग में हमने बीइंग द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान हमने कुछ काम किया है इसमें। हमने इस दफ़ा, खैर ये तो पिछले 5 साल से हम काम कर रहे थे कि मैंगो की एग्जीबिशंस हम ऑर्गेनाइज, ये आपका एक बड़ा काम है जी। आपने इस्लामाबाद में भी मैंगो फेस्टिवल, सेंट और स्मॉल में हमने किया था, फिर मुल्तान में भी DH मैंगो में फेस्टिवल, आपने मैंगो फेस्टिवल। हाँ जी, अब लाहौर में 28, 29, 30 को लाहौर में कैंटोनमेंट में होने के लिए जा रहा है। हाँ जी, वो 3 डेज़ की एक्टिविटीज़ है।
उसमें बेसिकली क्या है कि हम डिफरेंट वैरायटीज़ एंड क्वालिटी उसकी शोकेसिंग कर रहे हैं मैंगो की। तो आप ये लोकल मार्केटिंग के लिए जी, ये डोमेस्टिक मार्केट। अच्छा, ठीक है। हमने एक कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किया है, लोकल ब्रांडिंग, ठीक है, ताकि एक मैंगो जो है उसकी रिकग्निशन हो लोकल मार्केट में। लाइक हमने यूनी फ्रेश लॉन्च किया पिछले साल, ठीक है। और उसको हमने इस्लामाबाद में भी प्रमोट किया, मुल्तान में भी प्रमोट किया, अब लाहौर प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं। उस यूनी फ्रेश मैंगो के अंदर हमने क्लस्टर डेवलप किए फार्मर्स के। हमने सिर्फ ब्रांड नेम दिया, उसकी लेबलिंग दी, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन की कि किस स्टैंडर्ड के साथ ये तैयार होंगे, और फिर हमने मैंगो क्लस्टर बनाए। यानी कि हमारे पास तकरीबन 25 फार्मर्स का क्लस्टर है, यहाँ पंजाब में है, इस तरह 25 का जी 25 ठीक है। जो कि हमारे साथ लिंक हैं, और हम उनको ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे वो हाई एंड मार्केट्स में अपने मैंगो को सेल कर सकते हैं। वो बेसिकली ट्रेनिंग है। अब उसकी रेप्लिकेशन जो है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है बाकी ग्रोवर्स तक भी जा रहा है। अब बाकी ग्रोवर्स ने उसको रेप्लिकेट करना शुरू किया, अपना ब्रांड लॉन्च करना शुरू कर दिया। इस तरह मैंगो फेस्टिवल में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ फार्मर्स जो थे वो अपने ब्रांड लेकर आए हुए थे, स्टॉल लगे हुए थे, बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, बिल्कुल ऐसे। मोर देन 40 फार्मर्स थे उसमें जिन्होंने अपने स्टॉल लगाए हुए थे और अपना ब्रांड लॉन्च किया हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ कि डोमेस्टिक मार्केटिंग में जब तक मैंगो में कोई ब्रांडिंग नहीं होगी, कोई मार्केट सेगमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगी, तो हमारा मैंगो फिर एक कॉमन तरीके से जो बिकता चला आ रहा है उसी तरीके से बिकेगा, और उससे मार्केट ग्लट्स पैदा होंगे। तो हमें डिफरेंट मार्केट सेगमेंट आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली एड्रेस करना है उसको, ताकि हम डिफरेंट क्वालिटी का डिफरेंट प्राइस पे मैंगो सेल कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बात से ये लग रहा है, जिस तरह मेजर साहब बता रहे थे कि समर भैष्टी जो हमारी वैरायटी है, ये अगर बाहर नहीं जा सकती तो डोमेस्टिक हम इसकी बेहतरीन मार्केटिंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसके लिए आप कोई इकदाम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखें, आप ओवर द टाइम अगर आप ऑब्जर्व करें तो मार्केटिंग ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है। हाई एंड्स मार्केट्स हैं, सुपर स्टोर्स हैं, लो एंड्स मार्केट्स हैं, ये 3 मेजर मार्केट्स आपको नज़र आएंगी। जैसे सुपर मार्केट्स में मेट्रो है, डोमेस्टिक है, जी डोमेस्टिक मार्केट। तो ये एक कल्चर डेवलप हो रहा है मार्केटिंग का। अब अगर आप फ्रेश प्रोड्यूस में प्रॉपर सेगमेंटेशन में नहीं जाएंगे तो आप इन मार्केट्स की जो अपॉर्चुनिटी है उसको लूज कर जाएंगे। बिल्कुल ठीक। आप एक ट्रेडिशनल तरीके से वही जो लकड़ी की पेटियों में मैंगो बंद करके उसकी कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है वो बेचेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली एक ही चैनल से वो मैंगो जाएगा। आपको पैरेलल चेन्स और उसमें आपने ग्रेडिंग नहीं की हुई। एग्जैक्टली, ग्रेडिंग करना भी आप समझते हैं कि बड़ा जी बिल्कुल। ग्रेडिंग है, उसकी वॉशिंग है, क्लीनिंग है, डी सैप मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप वो नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छी प्रीमियम प्राइस नहीं मिलेगी। ठीक है। तो हमारी कोशिश ये है कि पैरेलल चेन्स डेवलप हों, सिंगल एक चेन के जरिए मैंगो जो है मार्केट में ना जाए। यानी कि सिंपल जैसे होल सेल मार्केट है, उसमें कमीशन एजेंट्स या आड़ती बैठे हुए हैं, उनके थ्रू मैंगो जा रहा है, उससे किसान का इस्तेसाल होगा। Exactly. क्योंकि आपकी मार्केटिंग बाकी तो टूल है नहीं, एक ही टूल है, उस पे वो उसी पे रिलाई कर रहे हैं। तो हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि हम फार्मर की कैपेसिटी बिल्ड करें कि एक पैरेलल चेन जो हाई क्वालिटी मार्केट्स हैं उनको एड्रेस करें। तो जब पैरेलल चेन्स डेवलप होंगे तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन जो है उस तरह ही और इससे मिडिल मैन का जो रोल है वो भी आप समझते हैं खत्म हो जाएगा? नहीं, खत्म तो नहीं कह सकते, मिनिमाइज हो जाएगा। मिडिल मैन का रोल देखें हमारे सिस्टम में, हमारी बड़ी एक मिथ सी है कि मिडिल मैन काश्तकार का प्रॉफिट यकीनन बढ़ेगा। एग्जैक्टली। हम बेसिकली हम चाहते हैं कि काश्तकार जो है वो डायरेक्ट मार्केट के साथ लिंक होकर अपने बेनिफिट्स अर्न करे। ठीक है, जो जैसे कि मिडिल मैन के पास क्या है, उसके पास भी मार्केट पावर्स है ना, उसके पास इंफॉर्मेशन है मार्केट की कि कौन सी चीज़ कहाँ पर बिकती है। तो अगर यही इंफॉर्मेशन फार्मर्स के पास आ जाए तो अगर वो थोड़ी क्वांटिटी में उस डायरेक्ट मार्केट को भी हिट कर सकता है, और वो उस चैनल को बाईपास करके अब डायरेक्ट मार्केट के साथ डायरेक्ट लिंकेजेस डेवलप कर सकता है। तो हमारी कोशिश ये है कि फार्मर्स को उस कॉन्टेक्स्ट में ट्रेन किया जाए, और इसमें बेसिकली हम अपने स्टूडेंट्स को भी ट्रेन कर रहे हैं। तो वो नए एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से, जैसा कि हमारे यूनिवर्सिटी में हमने बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बनाया हुआ है। ठीक है। तो उसमें हम जो भी सिर्फ आप मैंगो पे काम कर रहे हैं या बाकी जो हमारी बाकी क्रॉप्स भी कर रहे हैं? बाकी क्रॉप्स भी कर रहे हैं। तो मैंगो हमारी मेजर प्रायोरिटी, क्योंकि ये इंडिजिनस फ्रूट है यहाँ का, एक मुल्तान इज़ फेमस फॉर मैंगो। तो मैंगो हमारी मेन प्रायोरिटी है जिससे हमने स्टार्ट लिया है, लेकिन ग्रेजुअली हम बाकी क्रॉप्स पे भी शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा मेजर साहब, आप एक्सपोर्टर भी हैं और अभी आपने एक एसोसिएशन बनाई है, हार्ट वाटर ट्रीटमेंट एसोसिएशन। इसका किसान को क्या फ़ायदा होगा, इसकी आपको क्यों ज़रूरत पेश आई है? इफ्तिखार साहब, देखने की बात यह है कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है इससे आम प्रोसेस होता है फॉर डिफरेंट मार्केट्स में भी। सारे यूरोप को ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है इसके लिए फ्रूट फ्लाई के अगेंस्ट। तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट के 6 प्लांट यहाँ पे थे।
तो हमारे दोस्तों की ये ख्वाहिश थी कि हमें एक प्लेटफॉर्म हो, सेंट्रली हम वॉइस कर सकें अपने कंसर्न्स को। बेसिकली हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा फ्लैग एवरी कंट्री में हर जगह एग्जिबिट हो और हमारा प्रोडक्ट बड़ी अच्छी तरह से जाए। तो ये जाएगा थ्रू हॉट वाटर ट्रीटमेंट, बिकॉज जितनी भी हाई एंड वैल्यूड मार्केट्स हैं वहाँ पे आपकी ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट है, के बगैर नहीं होता। तो हमने इवन जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो डोमेस्टिक आपकी मार्केटिंग, उसके लिए भी ये ज़रूरी होगा। ये भी ज़रूरी है, आप नीट क्लीन अच्छा हाइजीनिकली वेरी गुड मैंगो प्रोसेस करें। तो मैंगो कहाँ से आना है? मैंगो हमारे किसान के खेत से आना है। और आप जब साउथ पंजाब को सर्कल करते हैं तो 6 आपके हॉट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और कोई उनकी बात सुनने के लिए कोई अपने इंडिविजुअल जंग लड़ा करते थे। हमने 3 पॉइंट एजेंडा पे इकट्ठे हो गए। वो पहला ये है कि हमने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाना है एज हॉट वाटर। हम ऑपरेटर्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, इसको प्रोसेस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये है, हमारे जितने कंसर्न्स हैं एट टाइम्स हमें डिपार्टमेंट से नेगोशिएट करना है, उनसे बात करनी है। हमारे मसाइल हैं, हमारी शिपमेंट्स हॉट वाटर ट्रीटेड एयरपोर्ट्स पे ना रुके, इन कंसर्न्स को एड्रेस करना है। और तीसरा मामला ये है कि आपके जिस सेक्टर में काम कर रहे होते हैं वहाँ पे बहुत सारी और फोर्सेस पुल कर रही होती हैं। हो सकता है हमें कोई एंटीबॉडीज़ भी हमें कन्फ्रंट करने की कोशिश करें, तो हमारी वॉइस है, हमारे अपने मुतालबात हैं, अपना काम है। वी आर वर्किंग फॉर पाकिस्तान। अच्छा मेजर साहब ये बताएं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने, बशीर साहब ने बात की कि लोकल भी ये मार्केटिंग के लिए बड़ी अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप लोकल भी करते हैं या सिर्फ बाहर बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं? देखें, मैं ज़ाती तौर पे तो बहुत से कारपोरेट क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं, हमारे पास बैंक्स हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके हम सप्लायर हैं फॉर मैंगो विद वैल्यू एडिशन। उसको जो भी मेकअप हम उसकी कॉस्मेटिक ब्यूटी इंप्रूव कर सकते हैं। पाकिस्तान ने भी अपना वहाँ जो मैंगो फेस्टिवल किया है उसमें भी आपने अपना स्टॉल भी लगाया शायद? जी, प्रेसिडेंट साहब की ख्वाहिश थी, हम तो उसमें नहीं थे। रहीम यार खान चैम्बर का वो शो था, तो प्रेसिडेंट साहब ने खुद ख्वाहिश जाहिर की कि जिन जो मेरे सप्लायर हैं, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट हाउस के बिहाफ, वो भी आप सप्लाई देती है? वो हम इस साल भी हमने विन किए, पिछले साल भी सप्लाई किए। हम फॉरेन ऑफिस की भी सप्लाई हम वो करते हैं। इट इज़ एन ऑनर, मैं बहुत खुश हूँ इससे। एंड मे बी हमें बहुत सारी इधर सप्लाईज डोमेस्टिक मार्केट में भी हम दे रहे हैं और वो हमें अच्छा नाम दे रही हैं। अच्छा नाम है। डॉक्टर साहब आप डायरेक्टर हैं मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान। मुल्तान का जब नाम आता है तो मैंगो तो ऑटोमेटिकली आप समझते हैं कि दुनिया भर में, बल्कि मैंगो से मुल्तान बड़ा मशहूर है। पाकिस्तान की तो इज़्ज़त है ही है, मुल्तान का भी एक नाम है। तो क्या आप रिसर्च क्या कर रहे हैं, नई वैराइटीज़ कोई दे रहे हैं? कितनी टोटल इस वक्त तक हमारे पास वैराइटीज़ हैं? ज़्यादा वैराइटीज़ तो वैसे कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है। इस वक्त अगर मैं अपने मैंगो सेक्टर को देखूँ ना दुनिया के मुकाबले में, तो हमारे पास जो फील्ड है इस वक्त, जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, वो एक हकीकत है कि हमारे पास एक्सपोर्टेबल क्वालिटी का मैंगो 4 महीने तक अवेलेबल है और सरप्लस है। अच्छा, नंबर 1, 4 महीने आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं? 4 महीने मुसलसल, वो मैं सिंध को भी साथ शामिल कर रहा हूँ। अच्छा। तो हाँ, 4 महीने तक मुसलसल अवेलेबल है, एक चीज़। दूसरा, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे मेजर साहब अभी जिक्र कर रहे थे, स्टेट ऑफ द आर्ट कोई 30+ में प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं मैंगो के मुख्तलिफ जोन्स में लगे हुए। लाहौर में भी हैं, पंजाब में हैं, रहीम यार खां में हैं, सिंध में हैं। तीसरी अहम चीज़ कि हमारे पास एक बहुत बड़ा डिमांड मौजूद है बाहर ना, ठीक है, जो एक पुल फोर्स है। अब हमें ज़रूरत किस चीज़ की है? हमें ज़्यादा वैराइटीज़ पे जाने की बजाय, हमने नई वैराइटीज़ भी दी हैं, ज़्यादा वैराइटीज़ पे जाने की बजाय जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का आम उनको चाहिए, वो तैयार करें, वो हम तैयार करें। बिल्कुल ठीक बात। और उसी को फिर जिस तरीके से वो चाहते हैं कि हमें प्रोसेस करके दें, उसी तरीके से हम प्रोसेस करें और फिर हम उनको किसी ऐसी शक्ल में प्रेजेंट करें कि आगे जो भी हमारे कंपटीटर हैं तो उनके मुकाबले में हम जो है वो बेहतर कीमत कमाएं। इसमें जो क्रिटिकल चीज़ है वो ये है कि मैंगो एक ऐसी क्रॉप है जिसमें आम तैयार खेत के अंदर होता है, फील्ड में तैयार होता है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी ज़ाहिर होती है ना, ये कैसी है, ये आगे मार्केट में जाके होती है। जब तक मार्केट और ग्रोअर का आपस में लिंक नहीं बनता ना, उस वक्त तक जाहिर है अगर ज़िम्मेदार को ये हो कि जो भी मैं अच्छी क्वालिटी बनाऊंगा, क्वालिटी बनाने वाले बेसिक्स क्या हैं,
इनमें उसकी न्यूट्रिशन है, उसमें उसकी प्रूनिंग है, प्लांट प्रोटेक्शन है, इसमें उसकी इरिगेशन है। ये वो सारे काम है जो साल भर करता है। उसके बाद जाके जो आम जो है वो एक 2 महीने क्वालिटी में, वाला 2 बनता महीने, है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो एक क्वालिटी वाला आम बनता है। अगर उसको पता हो कि मुझे इसकी सही वैल्यू नहीं मिलनी जितनी मैं इसके अंदर वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो वो क्यों इतने पैसे लगाएगा। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह जब तक ये इनका आपस में लिंक नहीं बनता, जिम्मेदार को ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती और उसको ये एहसास नहीं होता, एहसास दिया नहीं जाता उसको कि आप जो भी इसके ऊपर क्वालिटी के ऊपर अखराजात करेंगे, इसके जो भी आपके इनपुट्स होंगे, जो भी आपका एक्सपेंडिचर होगा, जो आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ये मार्केट आपको इसका पे करेगी। बिल्कुल ठीक है। उस वक्त तक वो इतना नहीं लगाएगा। दूसरी जो अहम चीज़ है, जो आगे लेके जा रहा है बंदा, जो आगे इंपोर्ट कर रहा है या हमारे जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इनका आपस में लिंक भी होना चाहिए। ये लिंक ज़रूरी है, ठीक है, कि क्रॉप के अंदर अगर कोई कमज़ोरी है तो वो आइडेंटिफाई करके ग्रोअर को बताया जा सके कि आपका जो आम है इस साल वो ठीक नहीं था, उसमें ये मसाइल थे, या उसको एप्रिसिएशन दे कि आपका आम जो है वो बहुत अच्छा था और उसको कोई प्रीमियम जो है वो पे करे। जब तक हम क्वालिटी की प्रोड्यूस पे नहीं आते, उस वक्त तक एक्सपोर्ट बढ़ाने में खा हम रियायत जितनी मर्जी दरमियान में देते जाएं, वो उतना पे नहीं करेंगी। हाँ, अगर हम क्वालिटी पे, आप कहते हैं क्वालिटी पे हमें कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करेंगे तो आगे डिमांड जो है वो कम होती जाएगी, डिस्टर्ब होगी आपकी डिमांड डिस्टर्ब होगी। जब क्वालिटी बनाएंगे तो आगे जो है वो डिमांड बढ़ेगी। ठीक तो है। इसके लिए जो बेसिक चीज़ है ना, वो ऑर्चर्ड की रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और रजिस्ट्रेशन ऑर्चर्ड कैसे करते हैं, क्या तरीकाकार है वो उसका? वो कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन भी कर सकता है। बेहतर यह है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो प्रोवेंशन है उसको ऑर्चर्ड की रजिस्ट्रेशन करनी एक्सटेंशन, चाहिए, रजिस्ट्रेशन ऑर्चर्ड की। ठीक है। अच्छा, फिर एक रजिस्ट्रेशन नंबर हो और फिर जो है वो पूरा साल एक प्रोटोकॉल हो कि आपने प्रूनिंग कैसे करनी है, आपने न्यूट्रिशन क्या डालनी है, आपने इरिगेशन कैसे करनी है, और वो डिपार्टमेंट उसको मॉनिटर करे। और फिर आखिर में ये भी मॉनिटर करे कि जो एक्सपोर्ट हो वो सिर्फ रजिस्टर्ड आर्चर्ड से हो, नॉन नहीं, तो रजिस्टर्ड ये से ना जो हो। आप कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, क्या है, किसान क्यों नहीं कराना चाहते? जब किसान को फायदा होना है, बागबान को होना ही फायदा है, तो इसमें उसको क्या हर्ज है? एक ही बेसिक चीज़ है, एक बेसिक चीज़ है कि रेगुलेटर अगर ये गारंटी कर दे कि जो रजिस्टर्ड आर्चर्ड हैं इनके अलावा किसी और आर्चर्ड से मैंगो एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो बागात रजिस्टर भी होंगे, ये ठीक भी हो जाएंगे, इनकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, तो इसके लिए आपके पास चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम तो होगा? नहीं, इस वक्त कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम मौजूद नहीं है कि ये कहाँ से आ रहा है। ये बगैर सिस्टम के इस वक्त कोई कोऑर्डिनेटेड कोई किस्म का सिस्टम नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन ने कुछ ऑर्चर्ड रजिस्टर किए हैं, लेकिन वो लोग फील्ड के अंदर क्या कर रहे हैं इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं किया वो जाता। कहाँ से लाते हैं, अपना जब तक- देते हैं, ठीक है, बात है, जी, ये एक प्रॉपरली मसला है। ऑब्जर्व नहीं किया। जब तक इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं किया जाता, क्वालिटी को फील्ड में इंश्योर नहीं अच्छा किया डॉक्टर साहब, जाता। कौन सी जो अहम वैरायटी हैं जो एक्सपोर्ट ज़्यादा होती हैं, वो कौन कौन सी वैरायटी हैं? ये 2 वैरायटीज़ हैं जो ज़्यादा एक्सपोर्ट होती हैं। इनमें अर्ली में सिंदड़ी वैरायटी है और लेट में सफ़ेद चौंसा है। सफ़ेद दरमियान में चौंसा समर बेस्ड जो है ये ज़्यादा। बाकी भी वैरायटी समर बेस्ट तो मेजर साहब कह रहे हैं कि सिर्फ गल्फ जाता है, वो भी बंद हो गया है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि जितना एक्सपोर्ट पोटेंशियल सिंदड़ी और सफ़ेद चौंसा में है उतना चौंसा समर बेस्ड में नहीं है। ठीक है। लेकिन सिंदड़ी के बाद कोई और चीज़ हमारे पास नहीं है, तो इसलिए तो ये जो मजबूरन अनवर लटोर चौंसे एक का- वैरायटी है, ये एक्सपोर्ट नहीं होती? नहीं, इसमें भी एक्सपोर्ट पोटेंशियल नहीं है। इसके ऑलमोस्ट वही मिलते जुलते मसाइल हैं जो चौंसा समर बेस्ड नहीं, अगर अनवर और लटोर इसकी का हम पैदावार भी लोकल इतनी नहीं नहीं डोमेस्टिक देखें तो इसकी बड़ी कीमत होती है मार्केट में, सबसे ज़्यादा कीमत जो है। मेजर साहब, आप क्या कहेंगे अनवर लटोर के हवाले से? हम तो यही देखते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी है। सर, मैं एक चीज़ की तस्हीह कर दूँ, चौंसा समर बेस्ट आपका सबसे ज़्यादा एयर फ्रेटेड एक्सपोर्ट है इसकी। ठीक है। जो मैंने ओपन टॉप कंटेनर की बात की है वो सी फ्रेटेड कंटेनर्स हैं, जो दुबई में पाबंदी होने से 10-15 हज़ार का हमें डेफिसिट टन्स में पड़ेगा। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एयर फ्रेटेड मैंगो जाता है और सबसे ज़्यादा चौंसा जाता है। आपने अनवर रटोल की बात की, या अजीम चौंसा है, या हम सारों को इकट्ठा कर लेते हैं, आपका रटोल 12 नंबर है। ये एज अ वैरायटी विद मैंगो जाते हैं। आपकी अगर 2000 बॉक्सेस की शिपमेंट जा रही है तो उसके अंदर ऐसे ऐड ऑन करेंगे हम अनवर रटोल को 200 बॉक्स। अच्छा, हाँ, अच्छा, दूसरी बात, अनवर रटोल इधर ही 200 रुपया किलो बिक रहा है। यही कह रहा हूँ ना, वाई टू यहाँ नहीं, बाहर हम भेजते हैं तो फिर 500 रुपया किलो वाला गाहक ढूंढे। मेरे पास तो है, बिल्कुल ठीक हमारे है। दोस्तों नहीं, के पास है। लोकल डोमेस्टिक मार्केट अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो अनवर लटोर की है, जी, और उसकी बिल्कुल। प्रोडक्शन कम है।
वो प्रोडक्शन कम होने का एक हिस्ट्री है पीछे। आज से 10-12 साल पहले इसके ऊपर वायरसेस और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए जो डॉक्टर साहब जानते हैं, उस पर रिसर्च हुई, ये इम्प्रूव कर गया, इन्वायरमेंट हमारे बदल गए। अनवर रटोल मेरे ख्याल में आपकी डोमेस्टिक मार्केट का हीरा है, इसको यहीं रहने दें, यहीं खाने दें, पाकिस्तानियों का भी तो हक है। प्रोडक्शन भी तो हम बढ़ा सकते हैं ना, इसकी हम पैदावार हाँ, बढ़ा सकते प्रोडक्शन हैं। तो अगर हम नई, जिस तरह हमारे नए लोग बागात लगा रहे हैं तो उसमें हम इसका एडिशन कर सकते हैं। उसमें एडिशन तो ग्रोअर ने करना है। तो इन्होंने एक चीज़ इंडिकेट की है, आपके बागात जो है 278 इस वक्त पंजाब में रजिस्टर्ड हैं और मेरे ख्याल में 170-80 सिंध में रजिस्टर्ड हैं वे डीपीपी, मगर उसकी एक्सटेंशन को इन्वॉल्व करें या एग्रीकल्चर कंसर्न प्रोविंस के डिपार्टमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हो के जब उनको प्लानिंग उसमें ले आएंगे ना ऑपरेशंस में कि आपने ये इम्प्रूवमेंट्स करनी है, तो अनवर रटोल का जो पोटेंशियल है वो फिगर आउट हो जाएगा। अब अनवर रटोल ने अगर निकलना है तो वो मार्केट किसके पास है? जिसके पास है वो अनवर रटोल वहाँ से भी ख़रीद के लाएगा, जब जहाँ से भी उसे मिलेगा। इस वक्त अनवर रटोल अवेलेबल है, आज भी, अच्छा आज भी अवेलेबल है, 15,000 रुपये मन। यू कैलकुलेट इट इज़ ऑलमोस्ट 400 रुपीज़ अ केजी। तो अनवर रटोल की एक अपनी खसूसियत है और मार्केट। गफार साहब, इस पर फिर क्यों आप ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं? जिस तरह मेजर साहब बता रहे हैं कि लोकल भी हमारी उसकी बड़ी डिमांड है, इंटरनेशनली भी वो बता रहे हैं कि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, तो इसकी तरफ क्यों हम अब नहीं आ रहे? ये मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें ना मैं डिसाइड कर सकता हूँ, ना आप डिसाइड कर सकते हैं, ना मेजर साहब डिसाइड करते हैं। नहीं, लोगों को अवेयर तो कर सकते हैं। वैरायटी कौन सी काश्त करनी है, ये ड्राइविंग फोर्स और पुल फोर्स है मार्केट के पास। मार्केट में जिस चीज़ के पैसे अच्छे मिलेंगे ज़िम्मेदार वही ग्रो करेगा। देखें वो अनवर टोल से उतर के सिंदड़ी पे क्यों आया, उसने अनवर टोल को छोड़ के सफ़ेद चौंसा क्यों लगाया, उसने अनवर टोल को छोड़ के चिनाब गोल्ड पे क्यों आया? उसकी वजह यह है कि ये सारे का सारा आम उसका बाग के अंदर से लोग उठा के लेके जा रहे हैं और उसको सही पैसे मिल रहे हैं। तो जिस चीज़ की वैल्यू मिलेगी ग्रोअर तो वही लगाएगा। 10 साल पहले सिंदड़ी की कोई काश्त नहीं थी, अब सिंदड़ी और सफ़ेद चौंसा और चिनाब गोल्ड के अलावा कोई काश्त नहीं है। देखिए ये जो ख़रीदार है ना, ये डिसाइड करता है मुझे क्या चाहिए। मुझे अनवर टोल पसंद है ज़ाती तौर पे और मैं सीज़न में अनवर टोल ही खाता हूँ, आपको भी पसंद है, बहुत सारे और दोस्त हैं जिनको पसंद है। लेकिन जब एक्सपोर्टर आता है वो कहता है कि नहीं मुझे 4 गाड़ियाँ सिंदड़ी की चाहिए, मुझे इस वक्त ये चाहिए, उसकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। उसकी ये अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ओवरऑल हमारी जो प्रोडक्शन है, हम कहाँ खड़े हैं दुनिया में जहाँ मैंगो की प्रोडक्शन होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है और हमारा नंबर कितना है? दुनिया में ब्राज़ील की ओवरऑल जो कंट्री फिगर्स हैं वो 14-14.5 टन पर हेक्टेयर के करीब हैं और हमारे जो हैं जब हम कंट्री फिगर्स देखते हैं तो वो 10 प्लस में हैं, कोई 11 के करीब हैं, 11 टन पर हेक्टेयर। ठीक है। लेकिन जब हम अपने पंजाब को देखते हैं तो ये इसकी जो प्रोडक्शन है ये कोई 12.5-13 और किसी साल 13 टन से भी कुछ बढ़ जाती है। बस 1 टन का आप समझते हैं फ़र्क है पर हेक्टेयर। लेकिन ये टन जो हैं ये इतने अहम नहीं है, आप यकीन करें। जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर हैं वो 20 टन से भी ज़्यादा पैदावार पर एकड़ की पर हेक्टेयर की, ढाई एकड़ होते हैं पर हेक्टेयर में, पर हेक्टेयर की। जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर हैं वो 20 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से भी यील्ड ले रहे हैं। जो चीज़ मैटर करती है ना, जो ऑर्चिड की वैल्यू बनाती है बेसिकली, वो वैरायटी है, वैरायटी की क्वालिटी है। अगर आपकी वैरायटी ठीक है, देखें ना, एक ही पौधे से फल को हार्वेस्ट करके 400 रुपये मन भी जा सकता है, 4,000 रुपये मन भी जा सकता है। अब मेरे साहब बता रहे हैं 15,000 रुपये मन यहाँ पाकिस्तान में कितना डिफर कर रही हैं। आप एक ही बाग में एक वैरायटी है वो 500 रुपये मन बिक रही है, एक वैरायटी है जो 5,000 रुपये मन बिक रही है। तो अब देखें ग्रोअर क्या काश्त करेगा, ग्रोअर जो है वो क्या ग्रो करेगा, जिस चीज़ की डिमांड है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि एक्सपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें इंटरनेशनली, पाकिस्तान का कितना नंबर आता है, हम कौन से नंबर पे खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? मेजर साहब को ही पता होगा। ये इस वक्त जो है, माजरत डॉक्टर साहब को कोई नहीं, जब सवाल है मैं दे देता हूँ जवाब। चाइना नंबर 1 है इस वक्त एक्सपोर्ट में, नहीं एक्सपोर्ट में नहीं, प्रोडक्शन में। अच्छा प्रोडक्शन में जी। उसके बाद थाईलैंड, इंडिया का नंबर है, फिर थाईलैंड है, फिर ये इस तरह से चौथे नंबर पे पाकिस्तान है। हम डिक्लाइन हुए हैं 5वें पे। ये प्रोडक्शन के हवाले, प्रोडक्शन के हवाले से जब आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो अगेन हमारा चौथा नंबर है और मेरा ख्याल है पिछले साल के फिगर्स 1,41,000 टन
और जब 1,60,000 को क्रॉस करेंगे तो वी विल बी जंपिंग अप द लैडर, मेरे ख्याल में दूसरे तीसरे पे आ जाए। इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है इस वक्त, वो मेरे ख्याल में। तो मैं जैसे भी, क्या आप इतने बड़े मकसद एक्सपोर्टर हैं, फ़र्क क्या है? हमारा इतना आम है, हम क्यों एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर सकते? नहीं, हम कर सकते हैं। हमें मदाखिल में वो चाहिए जिस चीज़ को हमने टच नहीं किया, हमें मदाखिल में रिलीफ चाहिए। आपको एक्सपोर्टर को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। उस दिन एक प्रेजेंटेशन थी, बड़े वैल्यूड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब थे, वो उस पर रिसर्च कर चुके हैं कि आपके एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंटेड हों, आपकी सर्टिफिकेशंस पूरी हों, आपकी बाग की मैनेजमेंट जो साहब बता रहे हैं वो पूरी हों। आप एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अगर पब्लिक सेक्टर सपोर्ट करे, जो कि नहीं है, मेरा नहीं ख्याल है पब्लिक सेक्टर जितनी सपोर्ट होनी चाहिए उतनी नहीं है। और ये बड़ी हिम्मत है इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की, 2 साल में ये आम की एक्सपोर्ट को $1 बिलियन से क्रॉस करा। काबुल में पीटीवी न्यूज़ के नुमाइंदे फ़हद जावेद ने अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर अहमद ख़ान से खुसूसी गुफ्तगू की है। आपको हम लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न की टीम जो कि इस वक्त मौजूद है काबुल में, और पाकिस्तानी सफारत खाना जो इस वक्त इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है काबुल में, वहाँ पर मौजूद तमाम जो गैर मुल्की हैं उनको वहाँ से निकालने के लिए पाकिस्तानी सफारत खाना अपना किरदार अदा कर रहा है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की टीम भी मौजूद है काबुल के अंदर, जहाँ हमारे नुमाइंदे फ़हद जावेद ने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफीर से खुसूसी गुफ्तगू की है। क्या कहना था इस तमाम सूरत हाल पर उनका, ये आपसे शेयर करते हैं। जी, इस वक्त हम काबुल के अंदर पाकिस्तान के सफारत खाने के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ पाकिस्तानी एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जो यहाँ पर अखवानी है इनकी एवैक्यूएशन का अमल कैसे जारी है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बताइएगा सर, ये जो अखवानी है इनकी एवैक्यूएशन के अमल के लिए पाकिस्तान का सफारत खाना क्या कर रहा है? जी देखिए, पाकिस्तान का सफारत खाना ना सिर्फ अफ़गानी बल्कि पाकिस्तानी और जो यहाँ पे दूसरे फॉरेन नेशनल्स के लोग भी हैं उनकी एवैक्यूएशन के लिए एक बहुत जामिया किरदार अदा कर रहा है, एक जामिया स्कीम के तहत ऑपरेट कर रहा है। कल हमने 390 लोगों को यहीं से, आपने देखा, इस एम्बेसी से रवाना किया। एयरपोर्ट के ज़रिए 2 PIA की स्पेशल फ़्लाइट्स उनको लेके गई। इसके बाद आज हमारे तकरीबन कोई 200 लोग इसमें जा रहे हैं। उसमें टर्किश भी हैं, उसमें अफ़गान्स भी हैं और उसमें कुछ दूसरी नेशनलिटीज़ के लोग भी हैं। तो हम इस अमल को अंजाम देते रहेंगे, इस अमल को जारी रखेंगे। हमारी उम्मीद है कि अब ये पाकिस्तानी तो काफ़ी हद तक वापस चले गए हैं। जो अब दूसरे अफ़गान्स भी जाना चाहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम उनको चाहेंगे कि बाय रोड भेजें, ताकि क्योंकि एयरपोर्ट के अरेंजमेंट्स, एयरपोर्ट के ऊपर अब फैसिलिटीज़ का फुकदान हो गया है। सर ये बताइएगा कि स्पेशली पाकिस्तान के सफारत खाने की तरफ से इनके लिए बसेस का भी इंतज़ाम किया गया, यहाँ से इनको लेके जाया जा रहा है, इस हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा और क्या क्या इकदाम किए गए? देखिए, हमने तमाम सहूलतें जो हैं यहाँ से जाने वालों के लिए अरेंज की हैं। आज जाने वालों को सिर्फ एम्बेसी पहुँचना होता है, एम्बेसी के अंदर उनके ठहरने का इंतज़ाम, एम्बेसी से एयरपोर्ट तक की बसेस का इंतज़ाम, फिर रास्ते में जो कमांडर्स, मिलिट्री कमांडर्स हैं या तालिबान कमांडर्स हैं, उनके ज़रिए कोऑर्डिनेट करके सिक्योरिटी का उनका इंतज़ाम, ये सारा हम करते हैं। और ये हमने सिर्फ अपने पाकिस्तानी भाइयों और बहनों के लिए नहीं किया, बल्कि जो अफ़गान जा रहे हैं या जो तुर्क एम्बेसी ने हमसे रिक्वेस्ट की, आज IMF के 100 के करीब लोग जा रहे हैं, तो ये हम ह्यूमैनिटेरियन, इंसानी बुनियादों पर ये अंजाम दे रहे हैं। सर ये बताइएगा, अगर ये कहा जाए कि सिर्फ काबुल में पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल है और वीज़े भी जारी कर रही है और लोगों को एवैक्यूएट भी कर रही है, तो ये गलत तो नहीं होगा? ये बिल्कुल सही है। दूसरी एम्बेसीज़ भी काम कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की एम्बेसी बहुत फ़ाल है। दूसरी एम्बेसीज़ ज़्यादातर कुछ एयरपोर्ट से काम कर रही हैं या वो इन हालात में काम अंजाम नहीं दे पा रही। हम बड़े मुतहर्रिक तरीके से ये फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। मुझे अपनी टीम पर मेरे साथ खड़े हैं मेरे अफसरान और हमारे जो ऑफिशल्स हैं, वो दिन और रात इसके ऊपर काम कर रहे हैं और मुझे उन पर फ़ख्र है। और हमें उम्मीद है कि हम इसको बड़े कामयाब तरीके से इस प्रोसेस को कंक्लूड कर लेंगे। काबुल में पाकिस्तानी सफ़ीर हमारे नुमाइंदे फ़हद जावेद से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की टीम जो इस वक्त काबुल में मौजूद है, लम्हा ब लम्हा हम आपको तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं और इस तमाम सूरत हाल में अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने का जो किरदार है उसके हवाले से भी आपको आगाह कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी सफारत खाना इस तमाम सूरत हाल में वहाँ से गैर मुल्कियों के इनखला के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। और जिस तरीके से डॉक्टर असद मजीद भी बता रहे थे कि पाकिस्तान तमाम तर कोशिशें कर रहा है कि चाहे ज़मीनी रास्ते से हो और चाहे
चाहे फ़ज़ाई रास्ते से हो, जो लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं और अफ़गानिस्तान से निकल कर पाकिस्तान के थ्रू दूसरे ममालिक में जाना चाहते हैं, उनको तमाम तर मदद जो है वो पाकिस्तानी सफारत खाना इस सूरत हाल में फ्राहम कर रहा है। ये थी पाकिस्तान टेलीविज़न से ताज़ा तरीन। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। एक अच्छी क्वालिटी के अच्छे पैसे मिलते हैं तो डेफिनेटली उनकी कैपेसिटी बिल्ड होगी और फिर वो हाई एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स की तरफ भी देखना शुरू करेंगे। तो हम इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट था डिसेंट वर्क इन एग्रीकल्चर कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द डिसेंसी इन द एग्रीकल्चर, क्योंकि आप देखें कि एग्रीकल्चर को लेबोरियस एक प्रोफेशन समझा जाता है, तो यंग जनरेशन जो है इसकी तरफ आने से कतराती है, स्पेशली ज़मींदारों के बेटे अपने खुद जो हैं वो कोई अपनी फार्मिंग है वो भी नहीं आते। हम चाहते हैं कि इसके अंदर डिसेंसी आए। डिसेंसी कैसे आएगी कि आप उसको वैल्यू एडिड की तरफ लेके जाएंगे बिज़नेस को, उसके अंदर वैल्यू एडिशन करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग, इन टर्म्स ऑफ उसका प्रेफरेंसेस जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है। जब आप उस तरफ लेकर जाएंगे चीज़ों को, ऑटोमेटिकली लोग जो हैं उस प्रोफेशन को लाइक करना शुरू करेंगे। जिससे डिजिटल मार्केटिंग की आपने बात की कि अब यंग जनरेशन जो है वो तो एक इजी वे आउट ढूंढती है कि कैसे बिज़नेस को प्रमोट किया जाए। तो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से भी हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमारे पास बाइट सॉफ्टवेयर कंपनी हमने लॉन्च की है यूनिवर्सिटी में, जो IT सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे वो ज़िम्मेदार के बेटे हैं या फार्मिंग बैकग्राउंड है उनका, या स्टूडेंट्स हैं, उनको हम बताएं कि कैसे दे कैन डू देयर बिजनेसेस ऑनलाइन। तो इस तरह मेरा ख्याल है कि मार्केटिंग में एक और जो नया ट्रेंड है उसको भी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो मैंगो की आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी बता रहे थे जो हमारा C कैटेगरी है उसके बाय प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं और उस तरफ हम क्यों नहीं जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बाय प्रोडक्ट्स में जैसे बात हुई कि पल्प जो है उसको हम बना सकते हैं। ड्राई मैंगो जो है उसका बहुत बड़ा चाइना बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे ड्राई मैंगो यूज़ किया जाता है, बाकायदा स्मॉल कैंडीज़ की फॉर्म में यूज़ होता है। तो इस तरफ भी हम उसमें जा सकते हैं। मैंगो पिकल्स हैं, उसको हम ऑलरेडी हम मैंगो पिकल्स बनाते हैं, यहाँ यूज़ भी होता है, उसको प्रॉपर ब्रांड करके बनाया जा सकता है। तो देयर आर मैनी प्रोडक्ट्स जो मैंगो से मतलब डेवलप किए जा सकते हैं, उनको अच्छी उसकी मार्केटिंग हो सकती है। तो ड्राई मैंगो के हवाले से भी हमने अपना काम शुरू किया यूनिवर्सिटी में। हमने बल्कि मेजर साहब ने ही हमें प्लांट जो है डोनेट किया है और हम उसमें अब लोगों की कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, बल्कि फार्मर्स को कह रहे हैं कि वो अपनी प्रोड्यूस लेकर आएँ, हम उसको ड्राई करेंगे और फिर आपको पैक करके देंगे एंड यू कैन सेल इन दी मार्केट लोकली और जहाँ भी आपको उसकी मार्केट मिलती है। डॉक्टर गफ्फार साहब, आपसे मेरी बात वही होगी जिस तरह मुबशर साहब बता रहे हैं, इसकी वैल्यू एडिशन के लिए हमें क्या करना होगा मैंगो? क्योंकि आप बता रहे हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 8 से 9% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी सारा हमारा लोकली यूज़ होता है और इतनी ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन है। यकीनन अगर हम वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं तो लोकल जो हमारी है प्रोडक्शन वो और बेहतर हो सकती है उसमें। सर, मैंगो की जो इंडस्ट्री है ना, इसके कुछ असूल हैं। इसमें अगर उन असूलों से हम डेविएट करेंगे तो फिर मार्केट डिस्टर्ब होती है। इसमें यही है कि जितना भी किसी कंट्री की प्रोडक्शन होती है ना, उसका 15 से 20% मैंगो ऐसा होता है जिसकी क्वालिटी जो है वो कमज़ोर होती है। 15 से 20%। लेकिन हमारा तो 90% बता रहे हैं कि नहीं जा रहा बाहर। नहीं, मैं वही कर रहा हूँ, 15 से 20% मैंगो ऐसा होता है जिसकी क्वालिटी कमज़ोर होती है। इस सारे मैंगो को पल्प सेक्टर में जाना चाहिए ताकि पोटेंशियली ये ना अपना किरदार अदा कर सके। इसी तरह जितनी भी ट्री प्रोड्यूस हमारी है और हमारे ऑर्चर्ड से जो भी प्रोड्यूस हो रहा है,
ये 20% के करीब जितनी भी हमारी टोटल प्रोडक्शन है, ये 20% से भी प्लस में ये हमारे पास एक्सपोर्टेबल प्रोड्यूस है। ठीक है, ये ऐसा मैंगो है जो बाहर जिसकी ख्वाहिश मौजूद है और इसको हमें डिमांड बाहर है, पहुंचाना है, इसकी डिमांड है। डिमांड मौजूद है। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास इस वक्त भी अगर हम एफर्ट्स करें तो तकरीबन 300 से 400 टन जो है, ये कह लें आप कि 400,000 टन ये हमारे पास मैंगो मौजूद है, जिसको हम एक्सपोर्ट करके अपना कसीर ज़र मुबादला कमा सकते हैं। लेकिन ये जैसे मेजर साहब ने भी पहले थोड़ा इसका जिक्र किया, जो कंट्रीज़ हैं प्रोडक्शन वाले वो बड़े बड़े हैं, इंडिया की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद चाइना है, फिर थाईलैंड है, फिर पाकिस्तान, या कभी मैक्सिको पाकिस्तान ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन जो एवरेज प्रोडक्शन है उसमें लीडर जो है वो डिफरेंट है, उसमें पाकिस्तान दूसरे तीसरे इस नंबर पे आता है। प्रोडक्शन हम एवरेज प्रोडक्शन के हिसाब से हम कमज़ोर पोजीशन में नहीं है। ठीक है, लेकिन सर जो ज़रूरत है वो इसी चीज़ की है कि हम अपनी क्वालिटी को बेहतर करें, हम अपने सिस्टम को बेहतर करें, हम अपनी पैकेजिंग और इन चीज़ों को बेहतर करें, हम अपने मैंगो को इस रेट पे ना बेचें जिस रेट पे इस वक्त बिक रहा है। इसको और महंगा ये बिक सकता है अगर हम क्वालिटी को मेंटेन करें ऑर्चर्ड से और प्रिजर्व करें सप्लाई चेन में और अच्छी शक्ल में प्रेजेंट करें। और ये एक कोऑर्डिनेटेड सा एक एफर्ट होनी चाहिए जिसमें ना सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ेगी बल्कि जो हम पर केजी जो हमारा रेवेन्यू इस वक्त बाहर से आ रहा है तो इसमें भी खातर खा जो है वो इजाफा होगा। ये चीज़ों को इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है, इसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को मिल के काम करने की ज़रूरत है। बेस हमारी बनी हुई है, सिर्फ फिनिशिंग की इतना मुश्किल काम नहीं है। नहीं, थोड़ी सी तवज्जो दें तो बेहतरी आ सकती है और बहुत ज़्यादा हम पैसा कमा सकते हैं, आ सकती है और बेहतर हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज़रा मुबादला ज़्यादा हासिल सर। हमारी बेस ठीक है, हमारी विजन ठीक है, हमारे टारगेट्स ठीक हैं, जो कंट्री टारगेट किए हुए हैं वो ठीक हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं। बस थोड़ी थोड़ी हर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये वैल्यू आसानी के साथ आप डबल कर हमें मार्केटिंग के लिए कोई बेहतर इकदाम करने हैं, इसकी जरूरत है, इसकी हमें जरूरत है। अगर हम डोमेस्टिक बात करें तो भी, इंटरनेशनल बात करें तो भी आप समझते हैं। अच्छा, दूसरा ये जो लोकल हम देखते हैं एक लकड़ की पेटी में वो एक केमिकल डाल देते हैं पूरी, उससे कोई आम की उसमें ग़िज़ाइयत में कोई नुकसान तो नहीं होता? ग़िज़ाइयत में तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। ये जो पूड़ी आम तौर पे डाली जाती है ये दो तरह की है। एक तो कैल्शियम कार्बाइड की पूड़ी है जो जिसके कार्सिनोजेनिक इफ़ेक्ट्स हैं और वो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है उस पर। वो अब बहुत से लोग इस्तेमाल नहीं करते लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उसका यूज़ है, उसको बंद हो जाना चाहिए, वो ठीक नहीं है। तो दूसरा जो है वो साशे हैं जो चाइना से आते हैं, लोकली भी प्रोड्यूस होते हैं, वो रिकमेंडेड हैं और वो बाहर की दुनिया भी उसको एक्सेप्ट करती है, इधर की भी करती है। वो सिर्फ कलर चेंज करने के लिए? ये बेसिकली राइपनिंग, इसके अंदर जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है तो ये राइपनिंग हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, तो उससे कलर चेंज होता है और राइपनिंग एक जैसी हो जाती है सबकी। और ओवर राइप नहीं होता? ओवर राइपिंग भी हो जाती है ना? ये ज़्यादा डालेंगे और ज़्यादा वक्त गुजर जाएगा तो ओवर राइपनिंग भी हो सकती है। लेकिन ये तो डिसाइड करना है ना कितनी क्वांटिटी में कितना डालना है, ये देख के कि आम कहाँ जा रहा है और किस स्टेज पे है। ये चीज़ें क्रिटिकल हैं और टेक्निकल हैं। ये इसी हिसाब से जब एक्सपोर्ट होती है तो ये चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं। मेजर साहब, आप जो एक्सपोर्ट करते हैं, ये लोकली भी आपकी बड़ी मार्केट है, तो आप कैसे भेजते हैं? सिंगापुर मलेशिया मार्केट है, दे नीड अ मैंगो सबज कलर में, ग्रीन, ठीक है, कच्चा, जिसको हम कच्चा कहते हैं। हाँ, ग्रीन को हार्वेस्ट करके हॉट वाटर ट्रीटमेंट करके कोल्ड रूम में रखते हैं ताकि वो नॉर्मल डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर वापस आ जाए, येलो ना हो। हाँ, येलो ना हो। अब आपकी उधर तो हम ग्रीन भेज रहे हैं, ग्रीन इज एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन क्योंकि 4-6 दिन में उसने पीला होना है और मार्केट से उड़ जाना है। दूसरा जो आपकी यूरोप मार्केट है, ये सारे लवर है ऑफ येलो मैंगो एंड दे कंसिडर मैंगो एज अ स्पेशलिटी, उसको सौगात लेते हैं। तो जब गोरे को खिलाना है आपने और पाकिस्तानी कम्युनिटी को, तो उनको येलो के अलावा कोई चीज़ समझ नहीं आती। जो आपका बुनियादी सवाल था कि ये ओवर राइप हो जाता है, ये हो जाता है, तो उसका लेटेस्ट तरीका कार तो ये है कि एथिलीन के चैम्बर्स लगे हुए हैं। नहीं, देखिए ना, अगर हम लोकल भी बात करें ना, लोकल हम मार्केट से अगर आम खरीदते हैं, बाहर से बड़ा खूबसूरत होता है, पूरा लगा होता है बेहतरीन, अंदर से ओवर राइप होता है, खाने के काबिल भी नहीं होता।
इसका क्या है? नहीं, ये तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, ये बेहतर बता सकते हैं। उसमें सीड जेली बनती है, उसके न्यूट्रिशन कमज़ोर होते हैं, आपने उसको मैनेज नहीं किया। ये जो डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेसेबिलिटी की बात हो रही है, दिस रिलेट्स टू योर क्वेश्चन। इस पे तो एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है। तो मेरा ज़ाती ख्याल है, जब मैनेज्ड अच्छे रजिस्टर्ड बागात जहाँ पे नज़र है, टेक्निकल लोग वहाँ बैठे हैं या देख रहे हैं या मालिक अवेयर है, उनके ये इश्यूज नहीं आते। ये तो थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है। जो आप कह रहे हैं ना, आम अंदर से गल गया, तो वो ओवर राइपनिंग से गलता है या किसी बाहर से बड़ा खूबसूरत होता है, आप खरीद के भी चले जाते हैं, जब घर जाते हैं तो वो आम ठीक नहीं होता। वो अभी आपकी समझ और डॉक्टर मुबशिर साहब, आप क्योंकि एक्सपर्ट हैं इसी हवाले से, मार्केटिंग के, एग्री मार्केटिंग के, तो आप क्या समझते हैं इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? हम इंटरनेशनल नाम ही अगर लोकली भी बात करें तो उसमें भी तो बेहतरी आ सकती है। जी बिल्कुल। इसमें देखें, मैंगो की जो प्रिजर्वेशन है वो तो स्टार्ट से ही मैंगो ऑर्चर्ड मैनेजमेंट से शुरू हो जाती है कि आपने मैंगो कैसा तैयार करना है, पहले दिन से शुरू हो पहले दिन से शुरू हो जाती है। और ये बड़ा जैसे इन्होंने फरमाया, बड़ा टेक्निकल काम है कि कितनी फर्टिलाइज़र उसको देनी है, कितना पानी देना है, कितना उसको सनलाइट देनी है, ये सारा एक प्रोसेस है पूरा। अब स्पेशली पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है ना, वो मैं समझता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस स्टेज पे आपने उसे दरख्त से उतारना है। उसका ब्रिक्स लेवल है, वो डिफरेंट ब्रिक्स लेवल पे आप डिटरमिन करते हैं कि जी ये ब्रिक्स लेवल होगा तो ये मैंगो इतने दिन सर्वाइव करेगा और इसका एक यूनिफॉर्म जो है कलर डेवलप किया जा सकता है। तो ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में स्टार्टिंग फ्रॉम दी पिकिंग और उसके बाद उसका वॉशिंग, ग्रेडिंग और फिर ये एथिलीन का जो अभी मेरे साहब ने बात की कि जो मॉडर्न तरीका है कि एथिलीन चैम्बर के ज़रिए उसको जो है शॉट्स दिए जाते हैं गैस के, एथिलीन गैस के, और उसको शॉट्स देने के बाद डब्बों में बंद कर दिया जाता है। उसको कोई ये जो पैकेट्स होते हैं साशे लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरली फिर जो है वो राइप होता है और उससे यूनिफॉर्म जो है कलर भी आता है और यूनिफॉर्म राइपनिंग भी होती है, जो साइंटिफिक मेथड है। तो वो तो ये है, आदो की ये कॉस्टली है, ज़ाहिर है एथिलीन चैम्बर्स आपको बनाने पड़ेंगे। मेरे साहब के पास तो हैं खैर फैसिलिटीज़, वो और भी कुछ लोगों के पास हैं। तो अगर प्रॉपर साइंटिफिक तरीका अडॉप्ट किया जाए तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रीमियम क्वालिटी मैंगो आप ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, उसकी वजह से फिर तो ये रवायती तरीके अभी चल रहे हैं, इसको चेंज करना होगा। हाँ जी, इसके लिए आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदल तो रही हैं, लेकिन अभी आप समझते हैं कुछ टाइम लगेगा। ये अर्ली स्टेजेस पे हैं जी। डॉक्टर मुबशिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मेजर तारिक खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, जनाब अब्दुल गफ़ार साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप तीनों ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। नाज़रीन, आज मेरे मेहमानों ने जो गुफ्तगू की, यकीनन इससे हमारे जो बागबान हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे, क्योंकि जिस तरह इन्होंने मार्केटिंग के तरीके बताए और स्पेशली एक्सपोर्ट करने के हवाले से इन्होंने जो इक़दाम किए हैं, जो कर रहे हैं, वो भी आपके लिए एक लर्निंग है। इनकी बातों पर अमल करें, यकीनन आप भी अपना मैंगो जो है वो एक्सपोर्ट करके बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।